अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल कंपोजिशन ऑफ बॉडी। इससे पहले जितनी भी वीडियो थी वो किस पे थी, वो थी हमारी एनाटॉमिकल कंपोजिशन ऑफ बॉडी पर। अब एनाटॉमिकल कंपोजिशन ऑफ बॉडी में हमने देखा है कि हमारी बॉडी में कौन से एनाटॉमिकल कंपोनेंट्स हैं, कौन से ऑर्गन्स हैं या उनका कौन सा फंक्शन है, ये सारा कुछ हम देख चुके हैं। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे उसकी केमिकल कंपोजिशन पे कि हमारी बॉडी में वो कौन से केमिकल्स हैं, कौन से कंपोनेंट्स हैं, कौन से एलिमेंट्स हैं जिनसे हमारी जो बॉडी है वो अपने प्रॉपर फंक्शन को परफॉर्म कर रही है। सो बॉडी की कंपोजिशन देखें, जैसे कि यहाँ पे शो की गई है कि हमारी जो बॉडी है वो 62% किससे बनी हुई है, वाटर से। 16% इसमें होते हैं प्रोटीन्स, कि इन प्रोटीन्स में अमाइनो एसिड्स आ जाएंगे, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आ जाएंगे, फिर हार्मोन्स आ जाएंगे, एंजाइम्स आ जाएंगे जो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं। उसके अलावा बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयंस होते हैं, और फिर जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। अब इसमें 1% किसका होगा, कार्बोहाइड्रेट्स का होगा। इसके अलावा 16% हमारी बॉडी में फैट होती है और 6% होते हैं इसमें मिनरल्स। इसके अलावा इसमें आ जाएगा पोटाशियम जो 0.4% होता है, सल्फर 0.2 होता है, सोडियम इसमें 0.2% होगा, क्लोरीन इसमें 0.2% होगा, मैग्नीशियम इसमें 0.1% होगा, और अदर्स जो होते हैं लेस देन 1। अब अदर्स में आ जाएंगे वो ट्रेस एलिमेंट जो कि बहुत ज़्यादा माइनर क्वांटिटीज में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होते हैं। सो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मेन कंपोनेंट है या कह लें जो बेसिक कंपोनेंट है वो है एटम। सो व्हाट इज एटम। अब केमिकल कंपोजिशन है तो इसमें क्या आ रही है, केमिस्ट्री आ रही है। सो हमारी बॉडी की जो केमिस्ट्री है आज हम उसको देखेंगे। सो एटम क्या है, एटम आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। दे आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट दैट स्टिल रिटेन द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट। सो एटम क्या है, बेसिकली ये हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिन्होंने मिल के हमारे एलिमेंट्स को बनाना है, मॉलिक्यूल्स को बनाना है या कंपाउंड्स को बनाना है, जिन्होंने फर्दर हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करना है। जस्ट लाइक एक हाउस की फॉर्मेशन में जो ब्रिक्स फंक्शन करती हैं, वैसे ही हमारा जो एटम है वो किसी भी एलिमेंट्स, कंपाउंड, मॉलिक्यूल को फॉर्म करने में एज अ ब्रिक के तौर पे एक्ट कर रहा है, कि वो उसका बिल्डिंग ब्लॉक है जिसने मिल के हमारे एलिमेंट्स को बनाना है। अब एटम्स में ये प्रॉपर्टीज होती हैं कि वो मिल के जो एलिमेंट बनाएंगे उसके हर एटम में उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज होंगी। सो अगर हम एग्जांपल दें H2 की, तो इसमें क्या है कि इसमें 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं जिन्होंने मिल के हमारे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को बनाया है। सो यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम थे वो एज अ ब्रिक के तौर पे या एज अ बिल्डिंग ब्लॉक एक्ट कर रहे थे, और जिन्होंने मिलकर हमारी हाइड्रोजन गैस को बनाया है। एटम्स आर कंपोज्ड ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स हैव अ पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल एंड इलेक्ट्रॉन्स हैव नेगेटिव चार्ज। सो एटम्स के भी फर्दर यूनिट्स होते हैं जिसको हम कहेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इसमें आ जाएंगे प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। सो ये है एटम का स्ट्रक्चर, जिसमें क्या होता है कि इसके सेंटर में होता है न्यूक्लियस। जैसे हमारे सेल के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, इस तरह हमारे एटम के सेंटर में भी एक न्यूक्लियस होता है। अब इस न्यूक्लियस में क्या होगा कि हमारे जो 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिसमें प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। प्रोटॉन्स को हम P से डोनेट करेंगे, न्यूट्रॉन्स को हम N से डोनेट करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, उसके न्यूक्लियस पे। सो ये बेसिकली हमारे एटम का न्यूक्लियस है जहाँ पे प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब इनके अलावा जो थर्ड कंपोनेंट है वो है इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है इसी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं या वैलेंस शेल्स कह लें, कुछ इस तरह के। तो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स। सो न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, और इसके अराउंड क्या होंगे, ऑर्बिट होंगे। ऑर्बिट कह लें इसको, वैलेंस शेल्स कह लें, एनर्जी शेल्स कह लें, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स। सो जहाँ पे भी एटम की बात होगी वहाँ कुछ पॉइंट होंगे जो एटम से रिलेटेड होंगे। उसमें है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, आइसोटोप, आयंस। ये सारी चीज़ें हमारे एटम से रिलेटेड हैं और इनको मेमोराइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है एक एटम के बारे में सब कुछ जानने के लिए। सो सबसे पहले है एटॉमिक नंबर।
अब एटॉमिक नंबर क्या है? सम ऑफ प्रोटॉन। सो एक एटम में जितने भी प्रोटॉन्स होंगे वो उसका एटॉमिक नंबर होगा। फॉर एग्जांपल अगर हाइड्रोजन है उसमें एक प्रोटॉन है तो वो उसका एटॉमिक नंबर है। अगर कार्बन है उसमें 6 प्रोटॉन है तो वो उसका एटॉमिक नंबर होगा। एंड सेकंड में आ जाता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या है? सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर क्या था? उसमें जितने भी प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। अब है एटॉमिक मास, उसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं प्लस जितने न्यूट्रॉन्स हैं। सो जब भी एक एलिमेंट का फॉर्मूला देखें तो वहाँ ऊपर होगा एटॉमिक नंबर और उसके नीचे ही उसका एटॉमिक मास दिया होगा। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स कैन चेंज। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे एटम जो हैं उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो सेम रहता है, लेकिन जो उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चेंज हो सकते हैं और उनके चेंज होने से फर्दर 2 कंपोनेंट्स बनते हैं। एक है आइसोटोप एंड सेकंड है आयंस। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज होंगे तो वो क्या होगा? आइसोटोप बनेगा और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होंगे तो वो आयन बनेंगे। तो सबसे पहले आइसोटोप को देख लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे वंस अगेन हम अगर हाइड्रोजन की एग्जांपल दें तो सिंपल हाइड्रोजन जो होता है उसमें क्या होता है कि एक नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है लेकिन 0 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं। एंड इसी तरह हमारे हाइड्रोजन का सेकंड आइसोटोप है जिसको हम H2 कहेंगे और फिर है H3। H1 में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन थे वो 1 थे और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन थे वो 0 थे। सेकंड में क्या होगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहेंगे क्योंकि उसने चेंज नहीं होना, लेकिन जो न्यूट्रॉन के नंबर है वो भी 1 हो जाएगा। और फिर लास्ट पे क्या होगा कि प्रोटॉन का जो नंबर है वो 1 रहेगा, लेकिन जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो भी 2 हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे शो किया है कि ये इसके एटॉमिक मास में, अगर हम इसके आइसोटोप के एटॉमिक मास में देखें तो 1 2 3 आता है। सो यहाँ पे 1 अगर देखें तो बेसिकली वो सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स थे जो कि 1 बनता था, यहाँ पे 2 बनता था और यहाँ पे 3 बन रहा है। सो ये हैं आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन जिनका नाम है प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्राइटियम। सो इस तरह नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहेंगे और अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो हैं वो डिफर करेंगे तो वो क्या करेंगे? डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोटोप्स को बनाएंगे। अब सेकंड जो कंपोनेंट है वो है आयन। अब आयन में क्या है? चेंज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो आयंस कैसे बनते हैं? बेसिकली जो हमारा एटम है वो हर टाइम यही ट्राई करता रहता है कि वो स्टेबल कंडीशन में रहे। उसकी जो स्टेबिलिटी है वो उसके लिए बहुत मैटर करती है। उसको स्टेबल रहने के लिए उसके जो वैलेंस शेल्स होते हैं, लाइक जो उसके ऑर्बिटल्स होते हैं, उनमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका इवन होना या उनका कंप्लीट होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सो अगर यहाँ पे एग्जांपल लें हमारे सोडियम की, ठीक है, तो उसमें कितने ऑर्बिटल्स आ जाएंगे? 3 ऑर्बिटल्स आ जाएंगे। सो इन ऑर्बिटल को देखने से पहले हम एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं, और वो ये है कि हर ऑर्बिटल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो फिल हो सकते हैं, और उसके लिए एक फार्मूला है 2n2। अब ये जो n है यहाँ पे क्या आएगा? हमारा नंबर ऑफ ऑर्बिटल कि फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है। सो अगर हम फर्स्ट का देख लें तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 1 और इसके जो कैलकुलेशन के बाद आंसर होगा वो 2 होगा। सो हमारा जो फर्स्ट ऑर्बिटल है उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अगर हम सेकंड इलेक्ट्रॉन को देखें तो यहाँ n की जगह हम 2 रखेंगे क्योंकि ये सेकंड ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। तो सेकंड ऑर्बिटल में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। तो इस तरह हमारे जितने भी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं उनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं? इसमें प्रेजेंट होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन्स। सो अब इन 11 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं तो फर्स्ट ऑर्बिटल में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर उसके बाद सेकंड में आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और सेकंड ऑर्बिटल में 8 आ गए। सो सेकंड ऑर्बिटल में 8 आने के बाद ये टोटल कितने हो गए? 8 सेकंड में और फर्स्ट पे 2, ये टोटल 10 हो गए। और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है जो हमारे थर्ड ऑर्बिटल में आएगा। इसी तरह हम बात कर ले क्लोरीन एटम की, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं? 17 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो इसके भी ऑर्बिटल्स अगर हम फिल कर लें
तो फर्स्ट पे 2, फिर सेकंड में आ जाएगा 8, तो ये हो जाएंगे टोटल 10। 10 के अलावा जो बाकी 7 है वो उसके लास्ट ऑर्बिटल में आ जाएंगे। तो ये है सोडियम एटम और ये है क्लोरीन एटम। अब इसमें क्या चीज नोटिस करने वाली है कि इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके आउटर मोस्ट में 7 है। अब एक एटम को स्टेबल रखने के लिए उसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स का होना बहुत ज़रूरी है। इसको हम कहेंगे ऑक्टेट रूल, जिसमें एक एटम अपने वैलेंस शेल्स में या आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करता है ताकि वो स्टेबल रहे। तो यहाँ पे सोडियम को अपने आउटर मोस्ट वैलेंस शेल्स में 8 को पूरा करने के लिए ये एक जो बाहर है इसको डोनेट करना पड़ेगा और इसको 8 पूरा करने के लिए किसी से एक लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये सोडियम क्या करता है, क्योंकि यहाँ पे एक इसके पास एक्स्ट्रा है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन अपना इसको दे देता है। तो यहाँ से एक निकलेगा तो पीछे 8 बाकी रह जाएंगे और यहाँ पे एक ऐड होगा तो इसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 8 आ जाएंगे। तो इस तरह ये दोनों स्टेबल हो जाएंगे। लेकिन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से ये बन जाएंगे आयंस। अब वो आयन जो इलेक्ट्रॉन देता है वो क्या होता है, वो पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन चार्ज था। तो जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और सेकंड एटम जहाँ पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जाता है उसमें आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। सो यहाँ पे जो सोडियम है वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव आयन, या इसको हम कैटायन भी कहेंगे। एंड सेकंड क्लोरीन क्या बन जाएगा, नेगेटिव आयन, जिसको हम एनाइन भी कहते हैं। सो बेसिकली आयंस तब बनते हैं जब एक एटम या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या उसको गेन करेगा और इसके लूज और गेन करने के अकॉर्डिंग उस पर चार्ज आएगा, या फिर वो या तो कैटायन होगा या फिर एनाइन होगा। एटम्स क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिन्होंने एक बिल्डिंग को बनाना है जो कि है एलिमेंट्स। लेकिन एक और चीज है कि वो कौन सी चीज है जो उन दोनों को आपस में जोड़ के रखेंगी। जस्ट लाइक एक बिल्डिंग में जो ब्रिक्स होती हैं उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए या उनको एक दूसरे के साथ जोड़ के रखने के लिए हमें सीमेंट की जरूरत होती है। इस तरह हमारे एलिमेंट्स में एटम्स को जोड़ के रखने के लिए उसमें बॉन्ड्स की जरूरत होती है, उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस की जरूरत होती है। तो यहाँ पे ये 3 टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग है। केमिकल बॉन्ड्स क्या होते हैं, बेसिकली ये इंट्रैक्शन ऑफ वैलेंस शेल्स इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 और मोर एटम्स। सो एटम्स के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो होती कैसे है, ये होती है बिकॉज ऑफ वैलेंस शेल्स इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड डिटरमिन्ड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नीडेड टू कंप्लीट आउटर ऑर्बिटल। जैसे कि हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि एक एटम को स्टेबल रखने के लिए उसके आउटर मोस्ट जो ऑर्बिटल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कंप्लीट होने चाहिए। अगर किसी भी एटम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिटल में कंप्लीट नहीं है या स्टेबल नहीं है, उनकी जो रेशियो होती है इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स की वो इक्वल नहीं है, तो क्या होता है कि वो एटम अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी को या तो डोनेट कर लेगा या किसी से ले लेगा। तो इस तरह जो हमारी केमिकल बॉन्डिंग होती है वो बेसिकली डिटरमिन होती है बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल। अब वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे बॉन्डिंग को डिटरमिन करते हैं वो भी हम देख लेते हैं वन बाय वन करके। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे कोवलेंट बॉन्ड से। सो कोवलेंट बॉन्ड को हम शेयरिंग बॉन्ड भी कह सकते हैं, बिकॉज कोवलेंट बॉन्ड में एटम समझते हैं शेयरिंग इज केयरिंग। तो वो क्या करते हैं कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयर कर देते हैं ताकि दोनों एटम्स के जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंप्लीट हो जाएं। यहाँ पे एक एग्जांपल दें हम H2 की। जैसे कि पहले हम देख चुके हैं कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होगा और एक प्रोटॉन होगा। तो क्या होगा, आउटर मोस्ट शेल या ऑर्बिटल, जो कि हमारे हाइड्रोजन के केस में सिर्फ फर्स्ट ऑर्बिटल होता है, जिसमें क्या होगा, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन इसको अपने फर्स्ट ऑर्बिटल को कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। सो यहाँ पे H आ गया और ऐसे ही एक H और आ गया। अब इन दोनों को ही अपने ऑर्बिटल को कंप्लीट करने के लिए, अपने वैलेंस शेल्स को कंप्लीट करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये क्या करेंगे, ऐसे करके अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे और ये मिलके बना लेंगे H2 को।
सो यहाँ पे अब इन दोनों के ऑर्बिटल में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आगे हैं जो कि इनके वैलेंस शेल्स के इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने में हेल्प कर रही हैं। सो इस तरह ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल बन गया है, एक स्टेबल एलिमेंट बन गया है। सेम इस तरह हमारी वाटर की एग्जांपल आ जाती है जिसमें H2O आते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक H, इसको ऑर्बिटल में एक और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। इस तरह एक और H है जिसको एक और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। और यहाँ पे आ जाता है हमारा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं 8। सो इसके ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं, तो फर्स्ट में 2 आ गया, बाकी जो 6 हैं वो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में आ गए। अब यहाँ पे इसको आउटर मोस्ट जो ऑर्बिटल, जो इसका सेकंड ऑर्बिटल है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है ताकि ये स्टेबल हो सके। तो ये क्या करता है कि ये यहाँ पे अपने साथ हाइड्रोजन को अटैच करके उनके साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। सो बेसिकली क्या होगा कि एक हाइड्रोजन एटम इसके साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो ये दोनों मिलके इसके 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा कर देंगे। पहले तो 6 इसके पास है थे, 2 हाइड्रोजन की वजह से इसके आउटर मोस्ट जो ऑर्बिटल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इसी तरह हाइड्रोजन में भी कि एक पहले मौजूद था और एक किसने ऑक्सीजन के साथ शेयर किया हुआ है। तो इस तरह ये मिल के क्या बनाते हैं, हमारे वाटर के मॉलिक्यूल को। सो नेक्स्ट है आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड को हाफ तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। वो कैसे कि जैसे हमने पहले यहाँ पे सोडियम एंड क्लोरीन की एग्जांपल दी थी। बेसिकली क्या होता है कि इन आयंस के बनने के बाद क्या होगा कि इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, जो कि हमारे चार्जेस के दरमियान होती है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से ये दोनों मिलके एक कंपाउंड को बना लेंगे जो कि कौन सा होगा, NaCl। और NaCl बेसिकली क्या है, टेबल सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट है जो हम यूज़ करते हैं हमारे कुकिंग में। सो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हमारे कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया गया था, वैसे ही हमारे आयोनिक बॉन्ड में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ पे शेयरिंग नहीं होगी, यहाँ पे ट्रांसफर होगा। यहाँ पे एक एटम दूसरे को अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा है, तो यहाँ ट्रांसफर होने की वजह से 2 आयंस बन जाएंगे, जिनकी वजह से क्या होगा, 2 आयंस के बाद उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं उनकी चार्जेस की वजह से इंक्रीज हो जाएंगी और ये मिल के एक कंपाउंड को बना देंगे। इस तरह ये हमारे NaCl को बना रहे हैं। तो कोवलेंट में क्या थी, शेयरिंग थी, और यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है। और लास्ट पे जो बॉन्डिंग है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये बहुत स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग है, क्योंकि यहाँ बेसिकली सिंपली ना तो उसकी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है और ना ही उसका ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम एग्जांपल ले लें वाटर की, तो वाटर में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब है कि ये वो वाला एटम है या एलिमेंट है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इसकी अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा कि इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और जो हाइड्रोजन है उस पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसकी स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होगा कि कोई भी ऐसा एटम जो है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी तरफ हमारा ये हाइड्रोजन आयन जो है वो अट्रैक्ट होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम अल्कोहल की बात कर ले, तो जो अल्कोहल में OH ग्रुप है तो उस ग्रुप की तरफ हमारा ये जो H है वो अट्रैक्ट होगा। इसी तरह हमारे इस OH के साथ बॉन्डिंग बनाएगा, उस बॉन्डिंग को हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि बेसिकली उसके बीच में जो फोर्सेस होती हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस, उसकी वजह से हुई हैं। अब इसी वजह से बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो अल्कोहल है वो हमारे वाटर में सोल्यूबल होता है। सो इस तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग अ स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग बन जाती है। सो यहाँ तक था एटम, आयंस और आइसोटोप्स और डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग। अब नेक्स्ट हम अपने केमिकल कंपोजिशन में देखते हैं मॉलिक्यूल्स को। अब मॉलिक्यूल्स क्या है? अ मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स दैट आर केमिकली बॉन्डिंग टुगेदर। सो यहाँ पे एक पॉइंट आ जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने एलिमेंट्स में देखा कि एलिमेंट्स क्या है, ग्रुप ऑफ एटम्स, और यहाँ मॉलिक्यूल्स में भी हम देख रहे हैं कि क्या है, ये ग्रुप ऑफ एटम्स है।
लेकिन एलिमेंट्स में क्या होता है, जो ग्रुप होता है वो सेम एटम से बना होता है। लाइक अगर हाइड्रोजन है तो वो हाइड्रोजन से ही बना होगा, हाइड्रोजन ने मिल के हाइड्रोजन गैस को बनाना है। लेकिन जो मॉलिक्यूल है वो डिफरेंट एटम से बना होता है। जैसे कि वाटर के एग्जांपल है कि एक यहाँ पे आ जाता है ऑक्सीजन का एटम एंड 2 आ जाते हैं हाइड्रोजन एटम। दीज एटम्स कैन बी ऑफ द सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट्स। अब एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जरूरी नहीं है कि मॉलिक्यूल डिफरेंट से ही बना होगा, ये सेम एलिमेंट से भी बनता है और डिफरेंट एलिमेंट से भी बनता है। मॉलिक्यूल्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ कंपाउंड दैट रिटेन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कंपाउंड। जिस तरह के एक एटम हमारे एलिमेंट का स्मॉलेस्ट यूनिट था, इसी तरह हम कह लें कि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो है मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, उसने मिलके एक ग्लाइकोजन कंपाउंड को बनाना है जो कि एक हैवी कंपाउंड होगा। ये सिंपल उसकी एक एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल वाटर इज अ मॉलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम बॉन्डेड टुगेदर, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ईच हाइड्रोजन एटम शेयर्स 1 इलेक्ट्रॉन विद द ऑक्सीजन एटम फॉर्मिंग अ कोवेलेंट बॉन्ड। और यहाँ पे भी हम पहले देख चुके हैं कि कैसे जो वाटर मॉलिक्यूल है उसमें ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच में जो शेयरिंग होती है उससे क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। एंड नेक्स्ट आ जाता है एलिमेंट्स। एलिमेंट क्या है? एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। सो मॉलिक्यूल में डिफरेंट टाइप थे लेकिन एलिमेंट में सेम टाइप होगा या वन टाइप होगी। एग्जाम्पल्स आर हाइड्रोजन आ जाएगा, आयरन आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, कैल्शियम, नाइट्रोजन, कार्बन। ये सारे क्या है, ये वो वाले एलिमेंट्स हैं जो सेम एटम से बने होते हैं। In nature, an element does not usually exist by itself, but rather combines with atoms of the other elements to form compounds. So natural processes में क्या होता है कि जो elements हैं वो इस साथ प्रेजेंट नहीं होते, उनको स्टेबल होने के लिए क्या करना होता है कि किसी सेकंड एलिमेंट्स के साथ मिलके एक कंपाउंड या मॉलिक्यूल को बनाना होता है। सो नेक्स्ट हम कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल को देख लेंगे जिससे हमारी बॉडी बनी हुई है। इसमें 2 टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल आ जाती हैं। एक है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल एंड सेकंड है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या कंपाउंड्स। सो हम पहले देख लेते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को, और इसमें सबसे फर्स्ट पे आ जाता है वाटर। क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो बेसिकली 62% ऑफ वाटर से बनी हुई है। तो यहाँ पे क्या है कि वाटर मेक्स अप टू 60 to 75% ऑफ द बॉडी। और वाटर के जो हमारी बॉडी में क्या क्या फंक्शन है कि ये एज अ सोलवेंट एक्ट करता है, एंड वो एज अ सोलवेंट एक्ट करके क्या कर रहा होता है, बेसिकली वो न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसपोर्टेशन कर रहा होता है। तो यहाँ पे ये क्या करता है कि डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक हमारे न्यूट्रिएंट्स को लेके जाता है, एज अ सोलवेंट या एज अ व्हीकल एक्ट करता है इन द ब्लड। और उसके बाद क्या करता है, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्टेज इन यूनिट, एंड यूरिन में एज ए एक्सक्रीटरी एजेंट एक्ट करेगा और वहाँ पे ये वेस्टेज की एक्सक्रीशन करवाएगा। नेक्स्ट सेकंड है कि एज अ लुब्रिकेंट एक्ट करता है। लुब्रिकेंट की कैसे एक्ट कर रहा होता है कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है म्यूकस। अब म्यूकस में भी वाटर कंटेंट प्रेजेंट होता है। तो वहाँ पे जो वाटर प्रेजेंट होगा वो म्यूकस के थ्रू हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में लुब्रिकेशन को प्रोवाइड करेगा। फिर है इसमें कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको भी चेंज करता है। फॉर एग्जांपल अगर बॉडी बहुत ज़्यादा हॉट हो गई है तो क्या होता है, स्वेटिंग होती है। तो अगर हम स्वेट की कंपोजिशन देखें तो उसमें भी एक लार्ज जो पोर्शन होता है वो वाटर को होता है। तो इस तरह ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी चेंज करता है। टेम्परेचर स्लोली एंड प्रिवेंट सडन चेंज इन बॉडी टेम्परेचर एब्जॉर्ब्स बॉडी। सो ये क्या कर रहा है कि ये हमारी बॉडी के जो टेम्परेचर है उसको मॉनिटर कर रहा होता है, ना तो उसको सडन राइज होने देता है और ना ही उसको ज़्यादा लो होने देता है। एंड वाटर के बाद जो सेकंड बेसिक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है वो है ऑक्सीजन, जो कि एटमॉस्फेयर में 21% प्रेजेंट होती है, एसेंशियल फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। सो ऑक्सीजन हमारी रेस्पिरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये फूड मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन के लिए भी इम्पोर्टेंट है और ये हमारी एनर्जी की रिलीज में भी इम्पोर्टेंट है। एंड उसके बाद आ जाएगा थर्ड जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड। एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये वो गैस है जो एज अ वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती है, जिसको हम एक्सेल आउट कर देते हैं। और ये क्या है, बेसिकली ये वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन है। सो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में लास्ट पे आ जाता है ट्रेस एलिमेंट्स। अब ट्रेस एलिमेंट्स क्या हैं? Trace elements are those that are needed by the body in very small amounts when they are present in food
or nutritional supplement we often call the minerals, and examples are iron, cobalt and zinc. So basically जो trace elements हैं हम उनको minerals कहते हैं, और ये वो वाले elements हैं जो हमारी body को बहुत small quantity में needed होते हैं, लेकिन ये हमारी body में मेजर फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे होते हैं। इनकी उन माइनर क्वांटिटीज को पूरा रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो हम जो मिनरल्स हैं उनके लिए सप्लीमेंट्स भी लेते हैं। इसमें आ जाता है जिंक, आयरन, कोबाल्ट। अब इनमें डिफरेंट मिनरल्स आ जाते हैं और उनके फंक्शन क्या है कि आयरन जो है वो अगर हम अपने हीमोग्लोबिन या हमारे रेड ब्लड सेल्स में जो हीम होता है उसके स्ट्रक्चर देखें तो उसके बिल्कुल सेंटर में आयरन प्रेजेंट होता है। सो आरबीसी या हमारे ब्लड की जो फॉर्मेशन है उसके लिए आयरन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हमारी बॉडी को वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, क्योंकि ब्लड ने ही ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी होती है और बहुत ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं, तो आयरन से हमारी बॉडी जो है वो एनर्जी गेन करती है। फिर सेकंड आ जाएगा कोबाल्ट। जस्ट लाइक आयरन, जो कोबाल्ट है वो हमारे आरबीसीज की प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाएगा जिंक। जिंक हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको स्ट्रॉन्ग करता है, क्योंकि इसने क्या करना होता है कि हमारे जो इम्यून सिस्टम की सेल्स हैं लाइक टी सेल्स हैं या नेचुरल किलर सेल्स हैं जिन्होंने ऑर्गेनिजम्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करना होता है, उनकी फॉर्मेशन करता है। सेकंड, ये वाउंड हीलिंग जो होती है वुंड हीलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस तरह इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा अदर फंक्शंस को भी परफॉर्म कर रहा होता है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा आयोडीन। अब आयोडीन क्या होता है कि आयोडीन हमारे थायरोक्सिन या थायराइड ग्लैंड है उनमें जो हार्मोन्स हैं उनकी फॉर्मेशन, उनकी प्रॉपर फॉर्मेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा फ्लोराइड। फ्लोराइड बेसिकली हमारी जो टूथ हैं या टीथ हैं उनकी हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वो उसको डिके होने से प्रिवेंट करता है। सो यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। ये हमारी केमिकल कंपोजिशन का पार्ट 1 था, एंड नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह हम अपने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑफ बॉडी को देखेंगे कि हमारी जो बॉडी है वो किस किस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मिलके बनी है। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।